नमस्कार दोस्तों, अनपढ़ चैनल के बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारा लेक्चर नंबर 80 और मैं हूं अनपढ़ चैनल की तरफ से भारत भूषण गैरोला। पिछले लेक्चर में हमने जो है हल्का फुल्का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा और उसके बाद जो है हमने हल्की फुल्की जानकारी जो है कैपेसिटर के बारे में ली कि ये क्या होता है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है। और उसके बाद जो है हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था और उसका कैपेसिटेंस निकाला था। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जरा आप एक बार जरा चीज़ों को रिकॉल कर देते हैं। आपका ई होता है, क्या होता है बताइए? ई होता है मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, E इज इक्वल टू मैंने लिखा था F अपॉन Q। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम जो है E की यूनिट देखें तो F हो गया है यहाँ पे फोर्स और Q हो गया है आपका चार्ज, तो यहाँ से आ गई है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हो गई है आपकी एक डेफिनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की। पर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को जो है मैं केवल फोर्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होना। ठीक है, इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को जो है हम डिनोट करते हैं वोल्ट वी अपॉन डी से। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। तो यहां से इसकी एक और यूनिट मेरे को निकल के आ गई है, ये हो गई है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये हो गई है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यहां से जो है इसकी यूनिट कहीं भी पूछ लेता है सिंगल मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चीज, एक और टर्म्स जो है मुझे आगे और मेरे काम आने वाली है, वो है इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी के बाद आ गई है डेंसिटी। ठीक है, इन दोनों में भी कुछ रिलेशन होता है, वो खैर हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, इसको जो है आप डिनोट करते हो, इसको मैं डिनोट करता हूं डी से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी मेरी जो होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी होती है मेरी फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी जो आप किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी कहता हूं मैं फ्लक्स पर यूनिट एरिया को। ठीक है, तो फ्लक्स यहां से जो है फ्लक्स की बात तो गई है। फ्लक्स हमारा क्या है? फ्लक्स हमारा जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो आप कहीं ना कहीं फ्लक्स की जो यूनिट हो सकती है फ्लक्स, मैं बार बार यहाँ पे फ्लक्स कह रहा हूं, तो अभी जो मैं बात कर रहा हूं साई की, ये फ्लक्स कौन सा है? ये है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन ही बताना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम मैग्नेट में जाएंगे तो वहाँ पे भी हमारा एक और फ्लक्स आएगा। वो क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, वो हमारे मैग्नेटिक फ्लो को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साई जो है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है, तो यहाँ से जो है आप इसको लिख सकते हैं। देखिए साई क्या होगा, किसी भी अगर सर्किट में बात करूं जो चार्ज होगा वही होगा नियर बाय, तो आप इसको लिख सकते हैं Q अपॉन ए भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जो है मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी की यूनिट क्या आ रही है? कूल। चार्ज को किससे आप डिनोट करते हैं? कूलाम से। एरिया क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका C कूलाम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है मेरे पास जो है दो नई टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी के बीच क्या रिलेशन होता है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और डेंसिटी के बीच रिलेशन दिया जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई। ठीक है, यहां पे आपको एप्सिलॉन के बारे में तो पता है, एप्सिलॉन के बारे में, एप्सिलॉन है यहाँ पे परमिटिविटी। ठीक है, और एप्सिलॉन जो है आपकी, एप्सिलॉन क्या दी जाती है? एप्सिलॉन आपकी जो होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन आर जहां पे हो गई है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी यूनिटलेस होती है और आपकी एप्सिलॉन नॉट होती है 8.86 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर। ठीक है, तो यहां से जो है ये यूनिटें इंपॉर्टेंट है, इन सब की वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो है इस रिलेशन की हेल्प से जो है एक हमने जो अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है हमने निकाला था उसको कोशिश करते हैं, जो है हमने जो फॉर्मूला भी यहाँ पे देखे इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी और इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला देखा, उससे जो है हम निकालने की उसको
कोशिश करते हैं। ठीक है, एक देखिए, सबसे पहली चीज, जो जानकारियां आपको पता हो वो पहले लिख देनी चाहिए। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन के लिए कुछ भी डेरिवेशन, अगर कुछ भी चीजें आपको निकालनी है तो आपको जो जानकारियां पता हैं आप उनको एक कोने पे लिख दीजिए। ठीक है, ये जानकारियां क्या होती हैं, ये जानकारियां एक कोने पर अगर आप लिख लेते हैं तो आपके आगे हेल्प करने के काम आती है। जैसे आपको पता चला इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी होती है आपकी एप्सिलॉन ई। ठीक है, ये मुझे पता चल गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी इज द एप्सिलॉन टाइम ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गया। ठीक है, और जो है शुरू में ही हमें पता चल गया था Q इज इक्वल टू होता है आपका CV। ठीक है, तो यहां से जो है आपका C क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। C आपका जो निकल के आता है वो निकल के आता है Q/V, और हम यहीं से जो है C की जो यूनिट लेते थे वो फैराड लेते थे, तो 1 फैराड इज इक्वल टू क्या हो गया है आपका, 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ भी निकल के आ रही है। फिलहाल ये मेरे काम के लिए नहीं है, मेरा जो अल्टीमेटली जो मोटिव मेरा जो मोटिव है यहाँ पे जो है मैंने जो है 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया। ठीक है, ये जो है ये पैरेलल प्लेट की मैंने एक प्लेट बनाई। ठीक है, ऐसा कुछ जो है मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, होता क्या है, ऐसी 2 प्लेट रही होंगी, एक साइड पे जो है क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है, और एक प्लेट पे इस तरफ वाली जो दूसरी प्लेट होगी उस पर जो आपका नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है। ठीक है, मैंने माना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपका है और यहाँ पे जो है मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, अब अगर देखिए मैं जो है इसको जो है मैंने यहाँ पे कोई इस पे जो है बैटरी कनेक्ट की थी। ठीक है, अभी भले ही मैंने यहाँ पे चार्ज दिख दिया है, मगर ये चार्ज कब आएगा, ये चार्ज तब आएगा जब मैं यहाँ पे बैटरी लगाऊंगा। ऐसे ही कोई कैपेसिटर मैंने रख दिया और मैं बात कर रहा हूँ उसमें ऐसा चार्ज आया है तो वो पहले से ही चार्ज है। ठीक है, क्योंकि अभी हुआ कि एक्चुअली मैंने गलत कर दिया कि मैंने पहले आपके सामने कैपेसिटर बना दिया, चार्ज लिख दिया, फिर मैंने बैटरी लगाई। अगर ये भी केस पॉसिबल है, मगर ये केस कब पॉसिबल है, ये केस तब पॉसिबल है आपका कैपेसिटर पहले से चार्ज है। अभी आपको लग रहा होगा कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज वाली टर्म्स क्या है, ये धीरे धीरे जब आगे आएंगी तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे ही आप वोल्टेज लगाओगे सपोज, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको मिटा दिया है, मुझे लगा कि आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो अगर ये आपने कोई प्लेट है, ठीक है, ये 2 मेटल की प्लेट है और D क्या है, D इसके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, अगर 2 मेटल की प्लेट है, D इसके बीच की डिस्टेंस है, एक प्लेट मैंने दिखा दी है, प्लेट कुछ इस तरीके की है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही आप इस पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे सारा का सारा जो है पॉजिटिव चार्ज जो है आपका प्लेट के इस तरफ एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और सारा का सारा जो है नेगेटिव चार्ज जो है आपका प्लेट के इस तरफ एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा मोटिव था कि हमें क्या करना है, चार्ज स्टोरेज करना है। वो चार्ज आपका यहाँ पे आ गया है, आपका कैपेसिटर बन गया है। ठीक है, फिलहाल मगर मुझे यहाँ पे जो है मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको देखें इस पॉइंट पे आपने क्या दिया है, V वोल्टेज अप्लाई किया है, और D क्या है, D क्या हो गई है इसकी, D इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है। ठीक है, और मैं मानता हूं ये फिलहाल जो है ये ईयर है उसके बीच, यहाँ पे क्या है, ये ईयर में है, क्योंकि ईयर मैंने मान ली है तो रिलेटिव परमेबिलिटी मेरी 1 हो जाएगी। ठीक है, अभी आप अगर यहाँ पे देखें तो इस केस में क्या आप जो है आप क्या निकाल सकते हैं, क्या आप इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। हाँ, मैं E निकाल सकता हूं। अगर इस केस में आपको E निकालना हो, क्योंकि देखिए चार्ज क्या है सरफेस में, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। वो क्या होगी, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे निकालना हो तो V और डिफरेंस है D, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आपकी हो गई है V/D। ठीक है, चलिए यहां से आपको एक चीज तो पता चली। आपको निकालनी है दूसरी चीज D, इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी मतलब पर यूनिट एरिया में आपका कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ठीक है, तो अगर बात करें पर्टिकुलर, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर मैं इस बात को कह रहा हूं, तो अगर आपको इसमें निकालना है कि इसमें चार्ज का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ये चार्ज पर यूनिट एरिया कितना प्लेट में है, यही आपकी जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस केस में ए मैं मान रहा हूं, ए मेरा इस प्लेट का एरिया है। ठीक है, ये प्लेट मैंने यहां पे अलग बनाई, एक्चुअली होगा क्या, यहां पे 2 प्लेट्स हैं ऐसी। ठीक है, क्योंकि मेरे से
2D वाली 3D वाली ड्राइंग बन नहीं पाती है। तो ये दो प्लेट्स हैं, ऐसी दो प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट जो है मैंने यहाँ पे बनाई है, इस प्लेट का एरिया, ठीक है। ये अगर ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, तो ये एरिया इसका हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इस केस में D निकालें, आपका D जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो है, अगर आप यहाँ से D निकालें, D जो है आपकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी है वो आपकी हो जाएगी, चार्ज कितना है इस प्लेट में, Q चार्ज है, Q अपॉन A, ठीक है। चलिए अब जो है क्या मैं इस रिलेशन का यूज इसमें कर सकता हूं? हाँ, इस रिलेशन का यूज मैं इसमें कर सकता हूं। तो यहां से जो आपका आया E इज इक्वल टू डी अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। यहां से आप ऐसा लिख सकते हैं। और आपका एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। चूंकि इस टाइम पे हमको ईयर दी गई है और ईयर के केस में रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है, तो आपका यहां से जो ये आगे आ गया है, ये आपका आ गया है D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा आगे और देखते हैं। E की और D की जो है मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूं, ठीक है। जैसे ही मैं D की वैल्यू पुट करूंगा, D की मेरी वैल्यू है Q अपॉन A, ठीक है। आगे एप्सिलॉन नॉट E की आपकी वैल्यू है V अपॉन D, वोल्टेज और सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स, ठीक है। अब आप जो है थोड़ा सा इसको जो है इस फॉर्म में अरेंज कर दीजिए, क्योंकि आपको C निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, Q अपॉन V निकालना है। तो जैसे ही आप यहां से Q अपॉन V देख रहे हैं, Q अपॉन V हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है। तो यहां से जो है आपका Q अपॉन V की जगह इसकी वैल्यू रख दीजिए और ये आपका जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ गया है, जो होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। जहां पे एप्सिलॉन नॉट है आपकी परमिटिविटी, A है आपकी एरिया ऑफ द प्लेट, D है उन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन, ठीक है। तो आपका जो है कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है मेरे एरिया ऑफ द प्लेट्स पे। जितना मेरा एरिया ऑफ द प्लेट्स ज़्यादा होगा उतना जो है मेरा कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझिए। आपको क्या करना है, मुझे चार्ज स्टोर करना है किसी कैपेसिटर के अंदर। तो मेरा जितनी प्लेट बड़ी होंगी तो ज़्यादा आएगा उसमें सामान आएगा। जैसे अगर खाने की प्लेट ज़्यादा बड़ी होगी तो ज़्यादा चावल उसमें आएंगे, ठीक है। खाने की प्लेट छोटी होगी तो खुद दूसरा चावल आएगा। इसीलिए घर पे देखा होगा जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो छोटी छोटी थाली पकड़ा देते हैं हम लोगों को, छोटी थाली में छोटा ही आएगा, बच्चा खुश भी रहेगा पूरी थाली भर गई है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। इससे ये मतलब नहीं कि बड़ी थाली से आप लोग ज़्यादा खाते होंगे, मेरा पर्टिकुलर ऐसा कोई टारगेट करने का वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो A एरिया जितना ज़्यादा होगा, प्लेट जितनी बड़ी होगी आपका उसके अंदर उतना ज़्यादा चार्ज आएगा। ये आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आ रहा है यहाँ पे A पे, ठीक है। D आपका जो है सेपरेशन, ठीक है। अगर सेपरेशन कम होगा तो आपका चार्ज स्टोरेज ज़्यादा होगा। क्या होंगे? चार्ज कॉम्पैक्ट रहेंगे। पता चला ज़्यादा गैप रख दिया, चार्ज ही भाग गया, पता चला चार्ज जो है अच्छी तरीके से स्टोरेज नहीं हो पाया, ठीक है। क्या हो जाएगा उस केस में? आपकी जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अभी जो है मैंने इस केस में ईयर लिया था तो मेरी रिलेटिव परमेबिलिटी ER जो है 1 थी। अगर मैं जो है एक जनरलाइज केस ले लूं कि यहाँ पे जो है कोई मटेरियल है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, रिलेटिव परमिटिविटी, तो मेरा जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये केस था मेरा पर्टिकुलर किसके लिए? ये केस था मेरा ईयर के लिए। मगर मुझे तो जनरलाइज फॉर्मूला बनाना है। अगर ऐसे जो है दो प्लेट्स हैं उसके बीच जो है एप्सिलॉन R जो है रिलेटिव परमिटिविटी का कोई मटेरियल इसके बीच भरा हुआ है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन R है। तो ठीक है, यहां से आपका कैपेसिटेंस हो गया है इस केस में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई D, ठीक है। तो यहां से आप जो है कैपेसिटेंस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई है एक चीज आपके लिए। अभी क्या करेंगे? अब जो है थोड़ा सा
प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। उससे पहले जो यहाँ पे एप्सिलॉन आर जो आ गई है, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका एप्सिलॉन आर जितना ज्यादा होगा आपका कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा, ये चीज भी मुझे यहाँ से थोड़ा सा समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपका जो है कैपेसिटेंस, अब मैं कहूँ जनरलाइज केस में, तो आपका कैपेसिटेंस किस किस में डिपेंड करता है, मेरा कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ द प्लेट्स में, वो जो प्लेट्स रखी हैं उस प्लेट्स का क्या एरिया है, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और डी गैप, दोनों प्लेट्स के बीच आपने कितना सेपरेशन रखा है उस पर डिपेंड करता है। और एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, आपने उन दोनों प्लेट्स के बीच जो है कौन सा मटेरियल भरा है, ठीक है। जनरली जो है इसके बीच डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरा जाता है, ठीक है। कौन सा मटेरियल भरा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक, जैसे हो गया आपका वुड हो गया है, माइका हो गया है, आपका जो है एयर हो गया है, पोर्सलिन हो गया है, ग्लास हो गया है, ठीक है। क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में आपका क्या रहता है, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं, आपके इंसुलेटर होते हैं। तो इंसुलेटर के केस में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अगर आपने इसके अंदर कंडक्टर मटेरियल भर दिया, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ से भी आपका चार्ज आ गया तो पता चला जो है अंदर कुछ और ही काम शुरू हो गया है। इसलिए आपको अंदर ऐसा मटेरियल चाहिए जो आपका क्या कर सके, चार्ज को स्टोरेज आसानी से कर सके। और ये काम जो है इंसुलेटर में करना जो है ज़्यादा ईजी है एज कंपेयर टू कंडक्टर, ठीक है। आप कंडक्टर भी भर सकते हैं, अभी देखेंगे हम आगे जब पढ़ेंगे धीरे धीरे पावर सिस्टम में तो ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी। अब क्या करेंगे हम, अब इस केस में ही जो मैं थोड़ा सा जो है आपके लिए अब प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरा जो है कुछ मोटिव बदला। मैंने कहा चलो ऐसा करता हूं यार, देखो कि इंजीनियर हूं, खुरापात तो जो है चलती रहेगी, इंजीनियर की होती है दिमाग खुरापाती करने के लिए, ठीक है। तो हुआ क्या, मैंने ये आपका कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, मैं तो खुरापाती ठहरा बचपन से, ये दो प्लेट्स ठहरी, मैंने क्या कहा, मैं इसके बीच भी जो है दो मटेरियल भर देता हूं, आधे में एयर भरूंगा, आधे में जो है मैं भर दूंगा ग्लास, देखता हूं होता क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक केस लिया, मैंने जो है इसके अंदर ये कोई मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके अंदर जो है मैंने, ठीक है, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये d है, मगर मैंने क्या किया इस टाइम पे, मैंने जो है ये T1 ये हो गई है T2 और ये हो गई है आपकी T3, ठीक है। और इस पे जो है मैंने मटेरियल भर दिया। एक की रिलेटिव परमेबिलिटी है एप्सिलॉन R1, इसकी है एप्सिलॉन R2 और इसकी है एप्सिलॉन R3, ठीक है। अब मैंने कहा निकाल इसका कैपेसिटेंस, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे जो है इसका कैपेसिटेंस निकालना है। इस केस में जो आपकी C की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो होता क्या है, इसको ऐसे थोड़ा सा समझिए। अगर आपने यहाँ से जो है वोल्टेज अब आप एक अप्लाई करोगे आप, तो आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस कुछ अलग वोल्टेज आएगा, इसके अक्रॉस कुछ अलग आएगा और इसके अक्रॉस कुछ अलग आएगा, ठीक है। लेट सपोज मैंने माना इसके अक्रॉस, ठीक है, जो पहली प्लेट है इसके अक्रॉस आया है मेरा V1 वोल्टेज, ये जो दूसरी प्लेट है इसके अक्रॉस आया मेरा V2 वोल्टेज, और ये जो तीसरी प्लेट है इसके अक्रॉस आया मेरा V3 वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है चाहे कुछ भी हो, केवील और केसीएल मेरे फंडामेंटल लॉ है, फिर ये तो जो है क्या है मेरा वैसे भी पैसिव एलिमेंट है कैपेसिटर, तो यहाँ पे भी लगना चाहिए। तो वो मुझे लगते हुए सीधा सीधा दिख रहा है, मेरा हो गया है V = V1 + V2 + V3, ठीक है। अब जो है अगर आप किसी तरह से V1 V2 V3 की चलो वैल्यू आपको पता चल गई है, अगर मैं जो है Q = CV, C = Q/V मैं निकाल दूं तो मेरा काम तो हो गया, मेरा तो कैपेसिटेंस निकल जाएगा, मुझे तो बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप देखें अब इस केस में, ठीक है, इस केस में जो है अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पहली वाली प्लेट में, ठीक है, ये जो है ऐसे ऐसे हैं, तीन अलग अलग वो हैं, ठीक है। मतलब एक कैपेसिटर के अंदर आपने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके अंदर आपने तीन पार्ट कर दिए, पहले पार्ट में अलग मटेरियल भर दिया T1 थिकनेस का, दूसरे में T2 थिकनेस का अलग भर दिया, तीसरे में T3 थिकनेस का अलग भर दिया, ठीक है। ये अलग कैसे है, क्योंकि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी मैंने कहा है अलग अलग है, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आपको क्या करना है, आप जो है
क्या चीज इसकी चेंज हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी सबकी अलग अलग हो जाएगी ना। पहले केस में जो है आपकी, अगर मैं E1 कहूँ तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, V/D होती है, ठीक है। तो इस केस में आपकी E1 हो गई आपकी V1/D, कितना है इस केस में है T1। ऐसे ही मेरी E2 हो गई है V2/T2, ठीक है। चलिए, और E3 आपकी हो गई है V3/T3। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता नहीं है कैसे डेरिवेशन करना है, मगर मेरे को ये पता है कि जो जो चीजें मेरे सामने आ रही हैं मैं सारी की सारी चीजें जो हैं आपके साथ में रखता जा रहा हूं, ठीक है। एक चीज अब और देखिए, आपके इसमें जो है चार्ज जो स्टोरेज होगा, उस चार्ज के बारे में मैं कह सकता हूं, ये तीनों ऐसे ही दिख रहे हैं, तो चार्ज के बारे में आप ये कमेंट कर सकते हैं कि इस पूरे के पूरे अंदर में जो होगा वो क्या होगा, आपका चार्ज सेम होगा, ठीक है। क्योंकि इसी के चार्ज से ही आना है। अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जो है कुछ अलग चार्ज होगा, यहाँ पे कुछ अलग चार्ज होगा, यहाँ पे कुछ चार्ज अलग होगा। मीन्स जो आपके चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेरा इस केस में कांस्टेंट रहने वाला है। ये बात कही कि मेरा चार्ज कांस्टेंट रहने वाला है, तो मीन्स मैं ये कह रहा हूं कि जो है मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी इस पूरे कैपेसिटर के अंदर, ये तीनों जो अलग अलग थिकनेस की हैं, इसमें भी जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो आप जो है कहीं ना कहीं इस फंडामेंटल का यूज करके कुछ ना कुछ चीज़ें अप्लाई करके जो है आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ V = V1 की वैल्यू आपने लिख दी है यहाँ से E1 T1, V2 की वैल्यू हो गई आपकी E2 T2, V3 की वैल्यू हो गई आपकी E3 T3, ठीक है। अब जो है मैं, आप ये वाला रिलेशन तो आपको पता है ही, D = ε/E, ठीक है। तो यहां से E1, E2, E3 के लिए अलग अलग आ जाएंगे। जब हम बात करेंगे E1 के केस में, तो E1 के केस में आपकी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी है ER1, ठीक है। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं V = D T1/ε0/R1। E1 को मैंने लिखा, ठीक है। ऐसे ही आपने यहां से जो है E2 को आप लिख सकते हैं, D तो आपका आना ही आना है T2/ε0/R2, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया है D T3/ε0/R3, ठीक है। अब जो है आप यहाँ से क्या चीज़ आप कॉमन ले सकते हैं, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो V = जो है आपने D/ε0 आपने ले लिया है कॉमन, आपका बच गया है T1/ER1 प्लस T2/ER2 प्लस T3/D/ε, इसको मैं, तो V/D आपका हो गया है, तो V आपका हो गया है, आपने D/ε0 को ले लिया है कॉमन, तो आपका हो गया है T1/εR1 T2/εR2 प्लस T3/εR3, ठीक है। अब यहां से जो है आपका क्या चीज निकल गई है, आपका V निकल गया है। आपको पता है आपने इसके अंदर नेट चार्ज को क्या माना है, नेट चार्ज को जो है मैंने माना है इसके अंदर Q। तो D की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी, D की वैल्यू जो हो सकती है, यहाँ से D की वैल्यू हो जाएगी आपकी Q/A, क्योंकि मैंने अंदर चार्ज कांस्टेंट माना था। तो आप जो है यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे D की वैल्यू पुट करेंगे तो D का हो जाएगा Q/A/ε, और यहाँ से हो गया आपका T1/ER1 T2/ER2 और T3/ER3, ठीक है। अब आपको निकालना है Q/V, ठीक है। तो Q
Q अपॉन V जो है आपका सीधा सीधा यहाँ से निकल गया है, आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा, क्योंकि Q अपॉन V आपको निकालना है तो Q अपॉन V यहाँ हो जाएगा। तो आपका इस केस में जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A एप्सिलॉन नॉट T1 अपॉन ER1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। ठीक है, तो ये हो गया है आपका कैपेसिटेंस इस केस में, जब आपका जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो है बीच में अलग अलग थिकनेस पे अलग अलग मटेरियल फिल किया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग दे देता है और आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो वैसे जनरली जब आपने देखा तो जनरली मेरा फॉर्मूला क्या आता था, जनरली अगर कुछ मटेरियल नंबर ऑफ C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D आता था, मगर अब इस केस में जो है जहाँ पे ये आपका चेंज हो जा रहा है तो वहाँ पे आपका वो कुछ इस तरीके से हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो है 4 मटेरियल भरे होते तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता, तब मेरा फॉर्मूला हो जाता, तो आप इस फॉर्मूले को क्या कर लेते, एक और टर्म इसके आगे ऐड हो जाती T4 अपॉन एप्सिलॉन R4, जो R4 मटेरियल की परमिटिविटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने केस देखा और पूरा जो है बिल्कुल बेस से ड्राइव किया। यहाँ पे मैंने ये अज्यूम किया कि मेरे को कोई प्री जानकारी नहीं थी, मैं चीज़ को भी जब आप जो है इस तरीके से कभी कोई डेरिवेशन करें तो आपको कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है, सिंपल सिंपल जो जो चीज़ें आपको पता हो वो आपको करते जाना है। जैसे आपको पता चल गया था इस केस में जो आपकी क्या चेंज होने वाली है, मुझे पता चल गया था यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी चेंज होने वाली है, क्योंकि अलग अलग थिकनेस हो गई है, मगर इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी चेंज नहीं होने वाली है। वो क्यों चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि वो मेरा चार्ज स्टोरेज रहेगा इन दो प्लेट्स के बीच। वो प्लेट्स मेरी यहाँ पे हैं, तो मतलब यहाँ पे जो मेरा चार्ज है वो चार्ज मेरा कांस्टेंट होना था, यहाँ पे प्लस चार्ज आता और यहाँ पे कुछ माइनस चार्ज आता। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमने एक डेरिवेशन किया, अलग अलग थिकनेस का हमने लिया और वो हमारा जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू ये निकल के आई थी। ठीक है, अब जो है क्या करते हैं, अभी इसी केस में जो है हम थोड़ा प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल को अब थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अब क्या हुआ है आपका, क्योंकि देखिए इंजीनियर है तो इंजीनियर जो है जन्मजात खुरापाती होता है, वो एक चीज पे संतुष्ट नहीं होता है। जैसा आजकल क्या कर दिया, जैसे आजकल जो है कोरोना वायरस ने कहर ढा दिया है, आज जो है पूरा विश्व घरों के अंदर बैठा हुआ है। एक क्या हुआ, हमने एक मानव निर्मित वायरस बना दिया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे खैर हम वायरस नहीं बनाएंगे। ये क्या किया आपने, ये जो गैप था D, अब मैंने क्या किया, ये प्लेट जो थी इसका एरिया जो है यहाँ पे मैंने बनाया है। ठीक है, ये जो प्लेट थी इसका एरिया जो था A, जो इसका एरिया था, मैंने इस पार्ट में क्या कर दिया, मैंने कहा नहीं जी, मैं क्या करूँगा, आधे में तो जो है मैं अलग मटेरियल भरूँगा। ठीक है, उसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन R1 और आधे में तो मैं जो है अलग मटेरियल भरूंगा, उसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन R2। ठीक है, तो अब क्या हो गया, जो पैरेलल प्लेट थी जिसका एरिया A था, अब ये हो गया है कि A1 एरिया के अंदर ये मटेरियल भरा है और A2 एरिया के अंदर ये मटेरियल भरा है। तो इस केस में भी आपको कैपेसिटेंस निकालने के लिए पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सिंपल समझ लीजिए एक्चुअली क्या होगा। इसका कुछ कैपेसिटेंस आएगा C1 और इसका कुछ कैपेसिटेंस आएगा C2, तो जो आपका नेट कैपेसिटेंस आएगा वो हो जाएगा आपका C1 प्लस C2, जो है आप उसको क्या कर देंगे, आप उसको ऐड कर देंगे। तो अगर यहाँ पे आप C1 निकालें तो सिंपल क्या फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन A/D होता है। D तो क्या है, D इनके बीच का सेपरेशन है। ठीक है, A क्या हो जाएगा इस केस में आपका A हो जाएगा A1, क्योंकि एरिया केवल आपने ये माना है ना, C1 मेरा इसका आ रहा है, C2 मेरा इसका आ रहा है, तो आप यहाँ से C1 का जो है आसानी से निकाल सकते हैं। और आपका क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा यहाँ से एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1, ठीक है, A1 अपॉन D। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली जो है आपका C2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A2 अपॉन
डी। ठीक है, तो यहाँ से आप जो जो चीज़ें आपके कॉमन लेने की चीज़ें हैं आप उसको कॉमन ले सकते हैं। तो सी हो जाएगा आपका एप्सिलॉन और डी आपका कॉमन आ गया, ये हो गया आपका एप्सिलॉन R1 A1 प्लस एप्सिलॉन R2 A2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर आपके कैपेसिटर में दो अलग अलग मटेरियल भरा हुआ हो आप निकाल सकते हैं। अगर 3 होगा तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, मैंने 2 के केस के लिए आपको बताया, 3 का केस अगर आता है तो आप उसको भी बड़ी आसानी से कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है मैंने पहला सिंपल केस देखा जब एयर भरी थी, दूसरे केस में जो है मैंने ऐसा मटेरियल भरा जिसकी परमिटिविटी कुछ थी। ठीक है, तीसरे केस में मैंने क्या करा, प्लेट में 3 अलग अलग पार्ट में भरा, चौथे केस में जो है मैंने आधे आधे एरिया में भरा। ठीक है, मगर मैं जो है अभी और खुरापात करने के मूड में हूँ, मैं जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम को आपके सामने और डिफिकल्ट बनाना चाहता हूँ। अब जो है मैंने क्या किया, मैंने एरिया का भी यूज किया और जो है मैंने थिकनेस का भी यूज किया। ठीक है, सपोज ये अगर D है तो मैंने क्या किया, मैंने जो है यहाँ पे जो मटेरियल भर दिया वो भर दिया एप्सिलॉन R2, उसकी जो है परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी। और इस D1 पे भी जो है मैंने यहाँ कोई जो है इस T1 लेंथ के लिए जो है मैंने एप्सिलॉन R2 का मैंने भर दिया, R2 यहाँ ले लिया है तो यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन R1 वाला भर दिया है। और यहाँ पे थिकनेस T3 मैंने मानी, इस पे जो है मैंने एप्सिलॉन R3 का भर दिया है। अब आपको जो है कैपेसिटेंस बताना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, फंडे को नहीं भूलना है। आपको पता है कि आपका ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसका कैपेसिटेंस आने वाला है आपका C1, इसका आने वाला है C2, तो आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप जो है C2 की वैल्यू तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, इसके अक्रॉस एरिया है A2, इसके अक्रॉस एरिया है A1, तो C2 की वैल्यू तो आपने सीधा सीधा यहाँ पे लिख दी है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A2 अपॉन D। ठीक है, ये तो आपने C2 की वैल्यू लिख दी है। C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 के लिए लगाइए वही वाला फॉर्मूला जहां पे आपके दो अलग अलग परमिटिविटी वाले मटेरियल है और ऐसे थिकनेस में भरे हुए हैं, तो उस केस में आपका C1 हो जाएगा यहाँ पे अगर आप देखें तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, A1 एरिया ऑफ द प्लेट अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 ये T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका C2 भी आप C आपने निकाल दिया है, C1 आपका आ गया है एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस ये। ठीक है, तो अब आपके पास कैसा भी अब केस आ जाए, ठीक है, हमने ये जब 3 टफ केस कर दिए तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अब आपके पास जो है अंदर कुछ भी स्ट्रक्चर आ जाए, अब जो है आप कैपेसिटेंस की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगला केस ये भी हो सकता था वो इसके अंदर भी 2 पार्ट कर देता, अब वो एरिया के 4 पार्ट करे 10 पार्ट करे, मेन कंसेप्ट मेरे समझ में आ गया है, तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। जैसे अगर आपको जोड़ना घटाना अगर आ गया है तो आप बाजार में जाएं तो आपको कोई लालाजी लूटने वाले नहीं है। अब आपको पता है कोई चीज़ 10 रुपए की है तो अगर आपने उसे 20 का नोट दिया है तो आपको 10 का नोट वो वापस देगा। ठीक है, ऐसे ही जो है इसका बेसिक कंसेप्ट पूरा आपको बता दिया है। अब आप जो है इसको अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है मेरे पास जो है मैंने यहाँ पे जो एक कैपेसिटर पढ़ा ये था मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, 2 प्लेट के बीच जब जो आपका कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा जाता है। ठीक है, अब जो है मैं कुछ थोड़ा सा अलग अलग केस देखता हूँ। ठीक है, सपोज जो है मेरा कोई स्फीयर है, एक स्पेरिकल कैपेसिटर भी होता है, ये कोई गोला है। ठीक है, और ये मान लीजिए इसकी रेडियस है ये R। ठीक है, तो इस केस में जो है इसका कैपेसिटेंस जो निकल के आता है ये C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R। ठीक है, R क्या हो गया है, R हो गई है यहाँ पे रेडियस। ठीक है, मैं इसको कैपिटल R से लिख देता हूँ, कैपिटल R से लिखना थोड़ा सा सही रहता है, रेडियस जो है R की फॉर्म में थोड़ा सा सही रहती है। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी स्पेरिकल कैपेसिटर है तो आप जो है उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेयर की बात करें तो स्पेयर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मेरी अर्थ भी जो है क्या है, मेरी अर्थ भी एक
स्पेरिकल का एग्जाम्पल, स्फीयर है ना, मेरी अर्थ भी एक गोला है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं, मैंने सोचा चलो यार ऐसा करते हैं, अर्थ का कैपेसिटेंस निकाल के देखते हैं। मेरा जो है अर्थ का रेडियस होता है 6371 किलोमीटर, ठीक है। अब जो है अगर बात करें, अर्थ जो है मेरी पृथ्वी जो है एक स्फीयर के फॉर्म में है, गोले के रूप में है, तो इसका जो है कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ दिया जाएगा, वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, चूंकि अर्थ के बीच मीडियम क्या है, अर्थ में जो है क्या है बीच में, अर्थ में एयर है, तो जो रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1। तो यहाँ से जो आप रख सकते हैं 4, पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.86 इंटू 10⁻⁻12, और आर की वैल्यू रख दी है आपने यहाँ पे 6371, ये किलोमीटर में, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया है मीटर में, ठीक है। तो आप जो है कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकालते हैं, ये आता है आपका नियर बाई 710 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थ का कैपेसिटेंस, इतनी बड़ी पृथ्वी, अगर मैं पृथ्वी के साइज का एक कैपेसिटर बनाऊं और उसके बीच एयर भरूं, तो तब जाके जो है आपका कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, तब जाके जो है मेरा कैपेसिटेंस आ रहा है 710 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो यहाँ से जो चीज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि फैरड जो है कैपेसिटेंस नापने की बहुत बड़ी यूनिट है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका कोई चीज़ जो है, कोई कैपेसिटर की रेटिंग फैरड में आए। भले ही हम प्रॉब्लम करते समय ऐसे ही कोई कैपेसिटेंस बना देते हैं, लिख देते हैं ये 1 फैरड का है, 2 फैरड का है, पर जब रियल लाइफ में मैंने देखा, जब मेरा अर्थ के बड़े साइज का जब मैं कैपेसिटर बना रहा हूँ, उसका जाके जो है 710 माइक्रोफैरड उसकी रेटिंग आ रही है। तो जनरली जो आपके कैपेसिटर होते हैं उनकी रेटिंग माइक्रोफैरड के रेंज में ही रहती है। और मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है किसी भी कैपेसिटर पे देखोगे तो उस पर लिखा रहता है MFD, ठीक है। तो यहाँ पे इस MFD का मतलब होता है माइक्रोफैरड। MFD जो कैपेसिटर में लिखा रहता है कि 10 MFD है, तो 10 MFD का मतलब है 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। चूंकि माइक्रो का साइन जो है प्रिंटिंग में करना टफ है, उसलिए जो है माइक्रो की जगह पे M स्टैंड हो जाता है माइक्रो के लिए, FD स्टैंड हो जाता है माइक्रोफैरड के लिए। 2 स्पेयर बन रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, ये जो है ऐसा हो, ये जो है A हो, और जो है ये B हो। यहां से ये कैपिटल A लिख लेते हैं, इसको कैपिटल B लिख लेते हैं। तो इस केस में जो आपका कैपेसिटेंस आ जाता है C, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू B अपॉन B माइनस A, ठीक है। इस तरीके से भी जो है आप जो है, अगर आपके पास कोई स्पेरिकल कैपेसिटर आए तो आप वहां से जो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जो है हम लोग क्या करेंगे, इन कैपेसिटेंस को जो है इनका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने अभी रेजिस्टेंस के केस में देखा था, रेजिस्टेंस अगर मेरे जो है 2 रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस इस तरीके से अगर आपके सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो आप उसको रिप्लेस कर देते थे R1 प्लस R2 प्लस R3 से, ठीक है। तो जरा कैपेसिटेंस के केस में देखते हैं, अगर आपके अलग अलग वैल्यू के कैपेसिटर आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये कैपेसिटेंस है, ये आपके 3 कैपेसिटर हैं, इनके कैपेसिटेंस है, एक का है C1, एक का है C2, एक का है C3, ठीक है। और ये आपके कैसे कनेक्टेड हैं, ये मेरे कनेक्टेड हैं सीरीज में, ठीक है। क्योंकि इसका थोड़ा सा ट्रिकी होता है निकालना, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने, यहाँ पे देखिए, अगर आपने इसके अक्रॉस V वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपका सीरीज में करंट सेम होता है,
चलिए ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया सीरीज में आपका करंट सेम होता है। करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। चार्ज जो है एकांक समय में क्यू अपॉन टी होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो आपका चार्ज जो है सीरीज में आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे V वोल्टेज है, मैं माना इस कैपेसिटर के अक्रॉस मेरा V1 आया, इसके क्रॉस V2 आया, इसके क्रॉस मेरा V3 आया, तो आप यहाँ से जो है लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब जो है क्योंकि नेट करंट जो है सेम रहने वाली है, तो चार्ज आपका जो है इस केस में जो है सेम रहने वाला है। तो आप जो है यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ से V क्या हो जाएगा, V मैं मानता हूँ अगर यहाँ पे जो है इसका जो है कुछ इक्विवेलेंट, इस सर्किट का इक्विवेलेंट अगर आ रहा है C इक्विवेलेंट कुछ आ रहा है, ठीक है, तो V हो जाएगा आपका Q अपॉन C इक्विवेलेंट। यहाँ से मैंने इसका फॉर्मूले का यूज किया, Q इज इक्वल टू CV का मैंने यूज किया, तो यहाँ से V1 आपका हो गया Q1 अपॉन C1, ये हो गया आपका Q अपॉन C2 और ये हो गया आपका Q अपॉन C3, ठीक है। तो यहाँ से आपका C इक्विवेलेंट जो आ गया वो हो गया 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। तो अगर आपके जो है रेजिस्टेंस, तो अगर आपके जो है कैपेसिटर इस तरीके से सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो आप जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस फॉर्म में निकालते थे। और ऐसा अगर आप रेजिस्टेंस के केस में ऐसा देखते थे, तो ऐसा मेरा तब आता था जब मेरे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते थे। मतलब कहीं ना कहीं ये वो काम कर रहा है जो रेजिस्टेंस का उल्टा काम कर रहा है, ठीक है। चलो अब इसका जो है हम पैरेलल में केस में देखते हैं। अगर आपके जो है पैरेलल के केस में कैपेसिटर जो है अलग अलग वैल्यू के कनेक्टेड हैं, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। देखिए पैरेलल में आपको पता है, आपको एक दो फंडे याद रखने हैं, आप खुद ही चीज़ें निकाल सकते हो। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 अगर हो गया आपका, यहाँ जो है इस तरीके से जो है मैंने माना ये C1, ये C2, ये C3, ठीक है। हुआ क्या होगा, यहाँ से जो आपने कुछ वोल्टेज अप्लाई किया होगा, तो यहाँ देखिए क्योंकि चूंकि एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, आपका कॉम्बिनेशन निकल जाएगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो इसका क्रॉस भी V वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस भी V वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस भी V वोल्टेज होगा। यहाँ से जो है अगर आपकी I करंट जा रही है, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे I1 जाएगी, यहाँ पे I2 जाएगी और यहाँ पे I3 जाएगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सबके अलग अलग जो है, हर कैपेसिटर के अंदर जो है चार्ज अलग अलग हो जाएगा क्योंकि करंट अलग अलग है। इसके अक्रॉस Q1 हो जाएगा, इसके अक्रॉस Q2 हो जाएगा और इसके अक्रॉस Q3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जो है सिंपल जो है एक फंडे का यूज करना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वो फंडा आपका क्या है, वो फंडा है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो यहाँ से चूंकि करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो करंट का जो रिलेशन है यही आपका चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। अब आपको पता है Q इज इक्वल टू होता है आपका CV, तो आप जो है इस फॉर्मूले का यूज करके जो है यहाँ के केस में, पहले केस में आ जाएगा आपका C इक्विवेलेंट V, ठीक है। Q1 आपका हो गया है C1V, Q2 आपका हो गया है C2V, Q3 आपका हो गया है C3V, तो V से V कैंसिल कर दीजिए, आपका C इक्विवेलेंट आ गया है C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब आपने जो है कैपेसिटर का दूसरा केस देखा, जब आपके कैपेसिटर जो है पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। जब आपके जो है कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उस केस में जो है आपका 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3, ठीक है। तो अभी तक जो है मेरे को कैपेसिटेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी मिल गई है। अब जो है मेरे को क्वेश्चन में किसी भी तरह का अगर कैपेसिटेंस दिए हुए हो कनेक्टेड, तो मैं जो है उस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है मैं अब निकालने का मादा रखता हूं।
वो कैसे, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है आपका C1, ठीक है, और यहाँ से आपके दो कैपेसिटेंस आपके कनेक्टेड हैं ऐसे, ठीक है, और आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको जो है इसका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। C3 यहाँ यूज हो गया है तो इसको मैंने लिख दिया है C4, ठीक है। तो आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ CAB, AB के अक्रॉस जो है जो कैपेसिटेंस आएगा आपको उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सेम जो कंसेप्ट जो है हमने रेजिस्टेंस में देखे थे, आपको ये पता करने के लिए कि कौन चीज़ सीरीज में कनेक्टेड है, कौन चीज़ पैरेलल में कनेक्टेड है, सेम वही कंसेप्ट जो है मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसा मैंने यहाँ पे देखा, तो जब मैं ऐसे गया, यहाँ से मेरी करंट जो है, यहाँ करंट आई, दो पार्ट में बटी, मतलब ये दो मेरे पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये दो अगर आपके पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका पैरेलल का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा, आप जो है इसको हटा के डायरेक्ट एक कैपेसिटेंस लिख सकते थे और इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी C2 प्लस C3। अब जो है आपके ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो आपकी CAB की वैल्यू हो जाएगी 1/CAB इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2 प्लस C3 और 1/C4, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते थे, जैसा रेजिस्टेंस के केस में निकालते थे। बस रेजिस्टेंस के केस में क्या होता था, अगर आपके रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो आपका R1, R2, R3 होता था, और हमारे कैपेसिटेंस में जो है C इक्विवेलेंट जो क्या हो जाता है, अगर आपके सीरीज में हो 1/C1, 1/C2, 1/C3 होता है, ठीक है। अगर आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आपका 1/R1, 1/R2, 1/R3 होता है। अगर आपके कैपेसिटेंस पैरेलल में हो तो आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं अब आपको जो है 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखता हूँ आपके होमवर्क के लिए, आपको जो है उनका कैपेसिटेंस निकालना है। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं, आपको जो है इस केस में, इन दोनों केसों में CAB, पहले केस का क्वेश्चन 1 है तो मैंने मान दिया CAB1, और दूसरे केस का क्वेश्चन नंबर 2 है तो आपको बताना है CAB2 की क्या वैल्यू होगी। ये सारी वैल्यू जो है आपको कमेंट बॉक्स में डालनी है ताकि मुझे पता चल सके कि आपको जो है समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में करने में हल्का सा डाउट हो रहा है तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जो है मैंने रेजिस्टेंस के केस में भी कराया था, आई बटन पे जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप जो है वहां से पहले रेजिस्टेंस के केस में दोबारा से समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप जो है हमारे साथ इस पहली क्लास में जुड़े हो, जबकि हमारी आज पहली क्लास नहीं है। हम लोग जो है अपना लेक्चर नंबर 18 जो है आज हमारा चल रहा है, हमारी 18वीं क्लास है, ठीक है। तो क्योंकि आप आज जुड़े हैं कोई बात नहीं, मगर आप उस लेक्चर को अगर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कनेक्टेड है, ये कैसे कनेक्टेड है, और फिर आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में जो है मैंने आपको जो है शुरू में जो है पहले जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बताया, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है अलग अलग थिकनेस के जो है उनमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अलग अलग भरे गए वो बताया, फिर जो है मैंने आपको अलग अलग एरिया वाइज भरे गए प्लेट में वो वाला केस बताया, फिर उसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि हमारी अर्थ का जो है कैपेसिटेंस होता है वो 711 माइक्रोफैरड होता है। मीन्स कहीं ना कहीं माइक्रोफैरड जो है कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट है। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने 1 फैरेड लिख लिया, जबकि बना दिया साइज इतना छोटा सा, तो आप देख लीजिए 711 माइक्रोफैरेड जो है उसका साइज पूरी अर्थ के बराबर है, तो इसका साइज कितना होगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था आपके जो भी कैपेसिटर रहते हैं उसको क्या लिखा जाता है, MFD के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। माइक्रोफैरड होता है इसलिए MFD के फॉर्म में लिखा जाता है। उसके बाद जो है मैंने कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किया, और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को जो है आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं। कल जो है हम कैपेसिटर के बारे
में, उसकी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है कल हम जो है सर्किट में उसका अध्ययन करेंगे, उसमें वोल्टेज निकालेंगे, करंट निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे, इन सब के बारे में जो है कल हम जो है डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको जो मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए आपको लगता है कि ये जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हम पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, आप भले ही आपको बहुत कुछ आता है, मगर एज ए टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे आपको इस तरीके से आपको ट्रीट करना है, शुरू में इस तरीके से आपका बेस बनाना है, ताकि अगर आप आगे आपको कहीं भी भिड़ा दिया जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके अलावा जो है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस जो है आपको जो है गूगल ड्राइव पे डाल दिए जाएंगे। आप जो है वहां से गूगल ड्राइव का लिंक भी जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 18 लेक्चर हो गए तो लगभग जो है 180 क्वेश्चंस जो है हमारे उस गूगल ड्राइव में अभी तक आ चुके हैं। सब क्वालिटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए अनपढ़ चैनल के साथ जुड़े रहिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते रहिए।